गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैक्स वेबर के अथॉरिटी के कंसेप्ट पर बातचीत करेंगे। मैक्स वेबर ने टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताए हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अथॉरिटी से मैक्स वेबर का क्या अर्थ था। मैक्स वेबर को का जन्म 1864 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1920 में हुई। वो जर्मन थे और जब हम मैक्स वेबर को देखें तो हमें उनका जो टाइम पीरियड था जब उन्होंने पैदा हुए जिस परिवेश में, उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, और जब वो लिख रहे थे सबसे ज़्यादा वर्क उन्होंने 1900 से 1920 के बीच में जो उनका लेखन कार्य था, हम उस समय में पर जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थी हमें उन्हें देखकर उस कर चलना चाहिए कि उन्होंने जो लिखा वो उसमें किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमें उन्हें उसी समय के परिवेश में समझना होगा। जब जब वेबर ने कहा कि अथॉरिटी को उन्होंने समझने की कोशिश की कि अथॉरिटी क्या है, तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया अथॉरिटी, जैसे हम सत्ता कहते हैं, सत्ता को उन्होंने शक्ति से डिफ्रेंशिएट किया कि पावर क्या है। उन्होंने कहा कि पावर पावर तो किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना पावर है। व्यक्ति उसकी बात मानने लगे, वो बात उसकी दबाव में आकर भी मान सकता है। पर जब व्यक्ति बिना दबाव के किसी की बातों को मानने लगे और तो वो सत्ता बन जाती है। वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें शक्ति के जो रिलेशंस हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि पावर रिलेशंस क्या हैं लोगों के आपस के बीच के। उन्होंने कहा कि सत्ता ही एक प्रमुख आधार है जो विभिन्न समूहों को उसके सदस्यों के बीच जो जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो डिसाइड करता है कि आपस में संबंध जो लोगों के हैं वो कैसे निर्धारित होंगे। जैसे आप परिवार में देख लीजिए, परिवार में एक समय था जब घर के सबसे वृद्ध सदस्य, बुजुर्ग सदस्य या पितृसत्तात्मक हमारे परिवार हैं, तो उसमें दादा पिताजी जिनके पास परिवार की डिसीजन मेकिंग पावर होती थी, ठीक है। एक तो कि वो जो घर के जो महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो कौन लेगा, निर्णय लेने की किस में क्षमता है, तो वो जो पावर रिलेशंस हैं वो डिसाइड करते हैं समाज में आपसी संबंधों का, विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, कि लोगों का आपसी संबंध किस तरह की पावर रिलेशंस पर आधारित है। सत्ता की अवधारणा को हम परिस्थिति और शक्ति से भी अलग करेंगे। परिस्थिति तो आपको एक स्टेटस मिल गया, वो ऊंचा भी हो सकता है नीचा भी हो सकता है, जिससे रिलेटेड आपके रोल्स हैं। पर अब जरूरी नहीं है कि आपकी परिस्थिति अगर समाज में हाई मानी जाती है तो उसमें किसी तरह की अथॉरिटी छुपी हो या उसमें डोमिनेट करने की पावर, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जो शक्ति है उसके द्वारा हम कई बार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें जोर जबरदस्ती किसी तरह का काम कराने के लिए या उनकी इच्छा के विरुद्ध भी हम शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति पावर का, तो यहाँ पर वो पावर हो गई पर सत्ता नहीं है। मैक्स वेबर ने कहा कि शक्ति एक तो वो हो गई जहाँ विशेष अधिकार आ गए कि आप दूसरे से काम करा सकते हो, वो स्वयं की पर्सनल, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि आप दूसरों से अपना काम करवा लो। पर शक्ति का एक दूसरा स्वरूप है जब आप दूसरों को प्रभावित करते हो और जो प्रभावित व्यक्ति है वो आपके काम आपका डोमिनेशन स्वयं मान ले और आपके कहे हुए चीज़ों पर चले, तो उसे हम यहाँ पर जब जो दूसरा व्यक्ति है या संस्था है तो वो लोग आपको अधिकार सौंप दें कि आप कुछ कहिए और हम वो काम कर लेंगे, तो वो अथॉरिटी
का पार्ट हो जाता है। वेबर ने शक्ति के दूसरे रूप, ये जो दूसरा है जिसमें लोग आदेश मानने को तैयार हो जाते हैं, उसी को उसने अथॉरिटी कहा। और जब शक्ति संस्थागत हो जाती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है। और इसीलिए उस सत्ता को उसने, सत्ता या अथॉरिटी को उसने इंस्टीट्यूशनल पावर से जोड़ा कि सत्ता एक इंस्टीट्यूशनल पावर है। तो इस तरह से सत्ता में एक इंस्टीट्यूशनल पावर हो गई। दूसरा, उसमें ऑर्डर्स को मानने की क्षमता हो गई कि आप जो आदेश हैं उन्हें आप मान रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ जो अथॉरिटी है वो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में ही नहीं है, वो आपकी सभी क्षेत्रों की हो सकती है। वो आपकी सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सभी स्थानों को प्रभावित, सभी क्षेत्रों, शैक्षणिक क्षेत्रों, इन्हें भी प्रभावित करेगी। और जो अथॉरिटी है उसमें जो लोग आएंगे, जो जिन लोगों के अंदर अथॉरिटी निहित होगी, उसका भी एक, जब एक प्रोसेस बन जाता है तो उसका रूप वैधानिक हो जाता है कि हर कोई व्यक्ति उस अथॉरिटी को नहीं ले सकता है। उसका एक स्वरूप या उसमें उन्हीं वो व्यक्ति आएंगे जो जिनका चुनाव हुआ है। मतलब हर व्यक्ति में वो वैधानिक शक्ति होना मुश्किल है। तो उसके लिए पूरा, आप जब एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अपने तरीके हैं, जिनके आधार पर उनका निर्धारण होगा। अब वेबर के हम आते हैं। वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई है। उन्होंने कहा, एक तो होती है लीगल अथॉरिटी, लीगल वैधानिक सत्ता। दूसरी है आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, परंपरागत सत्ता। और तीसरी है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, यानी चमत्कारिक शक्ति। सबसे पहले हम लेते हैं लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी का एक उदाहरण है, जैसे राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कुछ लोग उन कानूनों के अंतर्गत कुछ लोगों को ये शक्ति प्राप्त होती है या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं कि, और उसके आधार पर उन्हें विशेष पद दिए जाते हैं और वो उनके अनुरूप काम करते हैं और बाकी लोग उनके आदेशों को मानते हैं। वेबर ने इसका नौकरशाही, इसका एक उदाहरण दिया। नौकरशाही जिसे आप ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अधिकारी तंत्र बोलते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर आप जिलाधीश, न्यायाधीश, आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, ये लोग, क्योंकि ये इनके पास एक कानून द्वारा इन्हें शक्ति, एक इन्हें पावर मिली हुई है जिसके थ्रू वो डेली कार्य करते हैं और वो इम्पोजिंग होती है कि आपको उसके अनुरूप रहना है। ये हम वैधानिक सत्ता है। अब हमें ये समझना होगा कि ये जो वैधानिक सत्ता का जो इसने कंसेप्ट दिया वेबर ने, वो किस टाइम पीरियड का था। वो जैसे 1900 और 1920 के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया था और फैक्ट्रीज बड़ी हो गई थी, बड़े मात्रा पर उत्पादन शुरू हो गए थे, जो कि पहले के टाइम जो लोग एक छोटे स्तर पर चीज़ें होती थी और स्वयं बेच देते थे, उससे हम अलग निकल आए थे। अब उसमें एक आपको मैनेजेरियल स्तर की जरूरत पड़ गई। उसमें सिर्फ मजदूर और जो मालिक है उसी के संबंध नहीं थे। वहाँ पर आप एक पूरे सिस्टम की जरूरत थी कि जो उसे मैनेज कर सके। कई लेवल के आपको लोगों की जरूरत थी। इसी तरह आपको एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट तरह के लोगों की जरूरत थी। आपको रिलीजन में भी इसी तरह का हो गया। तो उस समय में जो ब्यूरोक्रेसी, जो डिफरेंट लेवल के जो अधिकारियों को बनने की चीज़ें शुरू हुई और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारी इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश होने लगे 1920 के जो पीरियड में। तो वेबर ने उस समय अपना कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी दिया और उसी के अंतर्गत आप, ब्यूरोक्रेसी भी एक आपका लीगल अथॉरिटी सिस्टम का ही पार्ट है।
इसके अंदर लीगल अथॉरिटी में जो मुख्य बात जो मैंने अभी आपको बताई, आज्ञा को मानना, इसके औपचारिक नियम है, उनकी पालना करना और नियमों को सार्वजनिक तौर पर बनाया और लागू किया जाता है। इसी के बाद आपका आ जाता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है? यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हस्तांतरित होती हैं उसके नियम भी हस्तांतरित होते हैं और वो सिस्टम सालों से चला आ रहा है और उसी के अनुसार लोग मानते हैं उसे। जैसे कि सत्ता का हस्तांतरण राजा महाराजाओं के समय में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता था और उसके नियम बने हुए थे। जैसे राजस्थान में जो राजपूत राजा महाराजा थे उनमें था प्रोमिजेनिटर, यानी परिवार का सबसे बड़ा लड़का शासक बनेगा। ये एक नियम बिल्कुल क्लियर कट था। अगर उस परिवार में लड़का नहीं है तो वो अपने स्वयं के गोत्र के लड़के को दूसरी फैमिली से अडॉप्ट करके वही राजा बनता था, लड़कियां राजा नहीं बनती थी, मतलब उन्हें सत्ता नहीं दी जाती थी। ये सिस्टम था और वो प्रॉपर शादी से भी होना चाहिए जो उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये उत्तराधिकार के जो फिक्स नियम थे वो इसका, उन्हें हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी का पार्ट कह सकते हैं। विद इन द फैमिली पितृसत्तात्मक परिवार थे अधिकतर। साउथ में आपके मातृसत्तात्मक थे। कुछ परिवार जैसे नायर्स, तो उनमें जो प्रॉपर्टी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाएगी वो आपके ट्रेडिशनल सिस्टम का पार्ट हो गया कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी कौन लेगा। लड़के से लड़कों के बीच में प्रॉपर्टी बढ़ जाना, ये आपका ट्रेडिशनल सिस्टम का पार्ट है। इसमें आपको रीति रिवाजों के अनुरूप और नियम बनते हैं और उनके अनुरूप कार्य होता रहता है। और इसे हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी में बिल्कुल तर्क, जिसे इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, जो सिस्टम चला आ रहा है जिसका आपके पुराने कानून के अनुसार वो चलता रहेगा। इसके बाद तीसरी अथॉरिटी सिस्टम जो वेबर ने बताया वो है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मा यानी किसी व्यक्ति विशेष में ऐसी विशेषताएं होना जिससे कि वो लोगों को बड़े स्तर पर प्रभावित करे और लोग उसकी बात मानने को तैयार हो जाए। हम शॉर्ट में इसमें व्यक्ति की स्वयं की जो प्रतिभा है उसमें जो उसके अपनी खूबियां हैं जिससे औरों को वो इन्फ्लुएंस कर लेता है और लोग उसे अपना लीडर मानकर उसका कहना मानने लगते हैं। इसके लिए जो आपका कैरिस्मेटिक आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप लीडर बन गए तो, और आप लीडर बनकर आप पावर लेते हो। मतलब पावर इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग आपका कहना मान रहे हैं। उन्होंने जो निर्णय लेने की क्षमता है वो किसी दूसरे उस कैरिस्मेटिक व्यक्ति को देगी। और अब ये जरूरी नहीं है इसमें कि वो बहुत ही अच्छा हो, या वो रिवोल्यूशनरी थिंकिंग का हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो तानाशाह भी बन जाए। पर हम यहाँ पर हमारे देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण भी है, गांधी जी को लेते हैं। गांधी जी ने ऐसे समय में जबकि विश्व में साम्राज्यवाद था, ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडिया था और ब्रिटिशर्स ने का रूल, इंपीरियलिज्म पूरे विश्व में उनका दबदबा था। उस समय में उन्होंने जो आवाज़ उठाई, लोग उसे मानने, लोग उससे इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि गांधी जी ने जो जो कहा वो मानते चले गए। खादी पहनना है, विदेशी सामान को जलाना है, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। तो जो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को एक मूवमेंट में शामिल कर लिया, वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो गई। अब कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी का एक टाइम पीरियड बड़ा कम होता है, वो ये नहीं है कि वो जनरेशन से चलेगा। एक कैरिस्मेटिक एक समय में वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, समय के साथ उस कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस और भी कम हो सकती है। हम ये जो वेबर के बताए 3 इम्पोर्टेंट अथॉरिटी के टाइप्स हैं, हम आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।